नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं बिहार से अमिता पाल, जिन्होंने एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत खुशी है अमिता कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं और सभी दर्शकों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि अमिता अपनी जर्नी से जुड़ी उन तमाम चीजों, तमाम एक्सपीरियंसेस जो एक एस्पिरेंट के मन में चलते हैं उनको शेयर करेंगी। तो अमिता, मैं मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि जो एस्पिरेंट्स यहाँ है वो आपके जर्नी से, अपने आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखे। सो वेलकम अमिता। और चलिए सीधी बात करते हैं अमिता से और जानते हैं उनका सफर। सबसे पहले बहुत थैंक यू ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले मैम, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए, अपने अपनी जो भी व्यूज है शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। अमिता, आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। और जब भी एग्जामिनेशन हम क्लियर करते हैं, फाइनल लिस्ट में नाम होता है, तो एक बड़ी अलग सी स्प्लेंडेड फीलिंग होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ डू यू फील राइट नाउ? मैम अभी तो आई एम वेरी हैप्पी। मैम, ये पूरा जो 2022 पूरा ईयर था वो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि बैक टू बैक मैंने इसमें फेलियर्स देखे हैं अपने। बैक टू बैक फेलियर्स, और ये मेरा एफसीआई AG3 रिपोर्ट, ये मेरा लास्ट रिजल्ट था 2022 का। मतलब जो मेरा अब आने वाला था। तो अगर मेरा इसमें हो गया, ये एग्जाम होने का मेरा बहुत एक सेंस ऑफ रिलीफ मुझे यहाँ मिल रहा है। इस एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे यहाँ, क्योंकि मैम जो भी मैंने अभी एग्जाम दिया था, क्योंकि मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने बैंकिंग का एग्जाम, इस साल मैंने 5 बैंकिंग के मेंस दिए हैं। और मैंने सारे के सारे मेंस में मैं बहुत स्लाइट मार्जिन से लास्ट राउंड तक, फाइनल राउंड में मैं आउट हो गई थी। So this year is completely very tough for me, but ultimately last is very pleasant. आई एम श्योर। थोड़ा सा इस पूरी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ आसान नहीं होती है। बहुत सारी, कहते हैं ना, आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इस पूरी जर्नी को, पूरे साइकिल को, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट किया था। तो 2021 में जब मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, मैंने इससे पहले, मैं जब कॉलेज में थी ना, तो मैंने कुछ कुछ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने एसएससी भी प्रिपेयर किया था। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मैं एसएससी के फील्ड में जाना चाहूंगी, और मुझे एसएससी के फील्ड में काफी अच्छा भी इंटरेस्ट भी है। बट आफ्टर सम टाइम मैंने वहां पे भी एग्जाम दिए थे। जब मैं कॉलेज में ही थी, जब मैं एमएससी कर रही थी, उस दौरान ही मैंने एग्जाम दिया था एसएससी का। और मैंने वहां पे भी, मुझे थोड़ा सा मतलब 1 मार्क्स से मैंने वो मेंस, वो जो फाइनल राउंड होता है ना, रिटन रिटन, वो मैंने नहीं क्वालिफाई किया था। मैंने 1 मार्क्स से मेरा वो रह गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग स्विच कर देती हूँ, क्योंकि एसएससी में काफी टाइम लग रहा था। तो मैंने 2021 से, मई 2021 से बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद मैंने मैम 2021 में सारे बैंकिंग के पेपर्स दिए, आईबीपीएस के सारे दिए, एसबीआई के सारे दिए पेपर। तो उस बार 2021 में मेरा क्या हुआ ना, कि मैं कुछ के प्री क्वालिफाई कर पाई और कुछ के प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो और मुझे उस समय मुझे पता भी था कि मेरा प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं हुआ है। तो उस साल मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ था कि मेरा नहीं हुआ। मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करती हूँ बैंकिंग का, मैं कर लूंगी। बट इन 2022 मैंने अपना, पता है ना मैम, पूरा अपना सारा पावर जितना भी मेरे में था, मैंने पूरा अपना एक पूरा इस एग्जाम को दे दिया। तो जब बैक टू बैक मैं, मतलब इससे पहले आरआरबी दिया मैंने, आरआरबी पीओ दिया, आरआरबी क्लर्क दिया मैंने, दोनों के प्री क्वालिफाई किए। मैंने मेंस दिया, लेकिन दोनों के मेंस में मैं थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गई। ठीक है। उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क दिया, आईबीपीएस क्लर्क दिया, मैंने सारे का प्री क्वालिफाई किया है। एसबीआई, मैंने एसबीआई पीओ बस प्री नहीं क्वालिफाई किया था। बट उसके अलावा जितने भी प्री एग्जाम थे, मैंने सारा क्वालिफाई किया था और सबका मेंस दिया था। मैंने एसबीआई क्लर्क
बहुत स्लाइड 4 मार्क्स के राउंड से मैं आउट हो गई एसबीआई क्लर्क में। मैं आईबीपीएस पीओ में इंटरव्यू राउंड तक जाके मेरा 2.25 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाया। और फिर मतलब बैक टू बैक मैंने इतने सारे फेलियर्स देखे। और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में मैम क्या हुआ था कि मुझे बहुत मतलब अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी कि मेरा किसी एग्जाम में नहीं होगा तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क हो जाएगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। बट इतना, मैं क्या बोलूं, मैंने जब 1 अप्रैल को अपना रिजल्ट देखा और मैंने देखा कि आईबीपीएस क्लर्क के रिजल्ट में मैं रिजर्व लिस्ट में पहुंच गई हूँ। 0.13 मार्क्स से मैं रिजर्व लिस्ट में आ गई। वो मेरे लिए इतना हार्ट ब्रेकिंग था वो चीज, क्योंकि मैंने 2022 में नियरली अपना जितना भी मेरे में विल था ना, मैंने सारा दे दिया था। और मैं जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया ना, मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गई थी। मुझे लगा कि यार मैंने इतना दिया है और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब क्या करूं। बट जैसे सब लोग बोलते हैं कि नेवर गिव अप, तो वो एटीट्यूड मेरे में हमेशा से था, बचपन से मेरे में ये है कि मैं वो कभी गिव अप नहीं करने वाला एटीट्यूड में। मेरे पेरेंट्स से ही मुझे ये आया है कि कभी गिव अप नहीं करना है, हमेशा आखिरी तक ट्राई करना है। तो मैंने सारा दिया। आई थिंक तो यू डिड इट ऑल्सो अमृता, आखिरी तक आपने दिया एंड उसी का नतीजा है। यस, अमृता बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है जब हमने वी हैव गिवन आवर हार्ट एंड सोल टू एन एग्जामिनेशन एंड यस स्टिल वी डू मैम, नॉट गेट द फाइनल लिस्ट, final results यस in our favor, but now that we have it, तो हम इस एग्जामिनेशन पे ही थोड़ा सा और कंसंट्रेट करेंगे। तो इस एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है? मैम। मैंने एफसीआई का जो पेपर सिलेबस देखा था, एफसीआई के सिलेबस में क्या है कि इसमें स्लाइटली बैंकिंग की सिलेबस है और स्लाइटली एसएससी की सिलेबस है। दोनों का मिक्सचर है एक टाइप से ये। तो मुझे क्या हुआ ना, मैंने सिंस एसएससी का भी प्रिपरेशन किया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एफसीआई का पेपर सोचा कि मैं दूंगी। और मैंने दिया और मैंने प्री भी क्वालिफाई किया, मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया और फाइनली आपके सामने मैं अभी। सो व्हेन इट कम्स टू एफसीआई, आपका फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन होता है, उसकी कैसी खास तैयारी करनी है? फेज 1 की हम पहले बात करते हैं, फिर फेज 2 पे जाएंगे। मैम फेज वन का मैम जो प्रिपरेशन था, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक से किया है। मैंने मल्टीपल साइट्स के मल्टीपल मॉक दिए हैं, मतलब मैंने लिटरली काफी सारे मॉक दिए हैं, मतलब मैं एक दिन में दो दो तीन तीन मॉक दिया है मैंने। तो मैंने एक साइड प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे एफसीआई के प्री में सबसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट एफसीआई की प्री की जो सिलेबस है उसमें जो जीएस पोर्शन है, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी जीएस है। और जीएस सबसे ज्यादा, क्योंकि जीएस में इसमें क्या आता है, जस्ट लाइक एसएससी का जो जीएस है वो सेम जीएस एफसीआई के जीएस में है। तो ये यहाँ पे जो है, क्योंकि मेरा थोड़ा जीएस पोर्शन में स्टार्टिंग से मेरा बहुत वीक है, मैं अपना मानती हूँ कि मेरा थोड़ा वीक है, मैं बिलो एवरेज हूँ जीएस में। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं फोकस करूंगी सर के, गौरव गर्ग सर के पूरा जो 300 एमसीक्यू वाले सेट थे ना, मैंने उससे पूरा का पूरा मतलब, मैंने स्टार्टिंग में सर को नहीं फॉलो किया था, मैं बाद में मैं सर को फॉलो करने लगी। उसके बाद फिर मैंने एफसीआई के एग्जाम से पहले मैम पूरी की पूरी जीएस कंप्लीट की। करंट अफेयर्स मैंने और हिस्ट्री ज्योग्राफी से ये सब नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस किया। So, यानी कि फेज 1 की पूरी प्रेपरेशन आपकी मॉक टेस्ट पे बेस्ड रही है। यस मैम। फेज 2 की बात करते हैं, फेज 2 के लिए क्या यस, खास बातों का ध्यान रखना है? यस मैम। फेज 2 के लिए भी मैम जैसे मैंने फेज 1 के लिए किया था, सेम मैंने इसमें भी मॉक पे ही रिलाई किया था। मैंने कंप्लीटली मॉक ही दी थी। बस मैं देखती थी, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगता था कि मैं इस क्वेश्चन को कम टाइम में बना सकती हूँ और किसी और मेथड से बना सकती हूँ, तो मैं ट्राई करती थी कि उस मेथड को सीखूं। अगर मुझे उस मेथड में, जैसे क्वांट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग कम टाइम में बना सकते हैं, तो अगर हम लोग उस मेथड पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो हम लोग टाइम अपना सेव कर पाए। लेकिन मैम फेज 2 में जब मैंने पेपर दिया था, तो मुझे जहाँ तक
है पता, बट उसमें क्या हुआ था ना मैम, फॉन्ट काफी ट्रिकी आई थी। तो फॉन्ट में कम क्वेश्चन बन, इनफैक्ट मेरी फॉन्ट अच्छी है, बट मैं फॉन्ट में कम क्वेश्चन बना पाई थी क्योंकि फॉन्ट काफी लेंदी आई थी, काफी लेंदी आई थी। इनफैक्ट अगर किसी की फॉन्ट थोड़ी वीक है ना, वो आई थिंक मैंने 13-14 क्वेश्चन बनाए थे मैम, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, काफी लेंदी क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो आप उतना 20, अगर शिफ्ट काफी टफ हुआ, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आप 15 क्वेश्चन भी बना पाए 25 में से। तो वो ट्रिकी हो जाते हैं। और जहां तक मैम रीजनिंग की बात है, मैम रीजनिंग में मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि मैंने 2021 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना मैम, उसी समय से मेरा रीजनिंग काफी अच्छा है। तो मैंने जब मैंने रीजनिंग कभी भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने हमेशा मॉक से ही प्रैक्टिस की है रीजनिंग के क्वेश्चन। जीएस के लिए तो मैंने कम्प्लीटली रिलाई किया है गौरव गर्ग सर को। और इनफैक्ट मैम एफसीआई के पेपर में जो जीएस पोर्शन है, जो फेज 2 में है, वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे जहां तक पता है, मेरा ये सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जीएस की वजह से हुआ है। मैं ये तो मैं बोलूंगी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन जीएस की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने जीएस में काफी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और सर के बेस्ट 300 वाले में से काफी क्वेश्चन थे। और मेरा जीएस का जो जो बहुत पॉजिटिव स्कोर आया है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे सिलेक्शन में। Amita, even we are very glad, very proud of you, and I think Gaurav sir in Study IQ has really played a very, very important role. Examination यस के perspective से, examination के point of view से, I would like to know a little more that how it actually catalyzed your selection. मैंने जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज मैंने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मॉक से किया है, प्रैक्टिस। और गौरव गर्ग सर का बहुत बड़ा रोल प्ले है मेरे लिए, मेरे इस रिजल्ट के पीछे गौरव गर्ग सर का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उनको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि सर ऐसे ही बहुत लोग के लाइफ में बहुत खुशियां लेके आए, और ऐसे ही सर बहुत अच्छे करे, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। Amita, even we are very glad, very proud of you, and we wish कि आप और आगे जाएं और भी examinations आप clear करें. सेशन के थैंक एंड में यू। ही कुछ फाइनल टिप्स सजेशन अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को देना चाहेंगी. यस मैम। मैम मैं ये बोलना चाहूंगी मैम कि अगर अगर आपने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, तो कभी वो जो होता है ना, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है, वो आप अपने अंदर अगर लाइएगा ना, तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक बार टूट गए कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो वाला अगर एटीट्यूड रहा ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपने मल्टीपल फेलियर्स भी देखे हैं, तो आपको हार नहीं मानना है, और अपने मतलब अपना 100% देना है। एक दिन तो वो आएगा मैम कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने मल्टीपल फेलियर्स देखा, उसके बाद मैंने ये फाइनल सिलेक्शन दिया। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है। Never give up while attitude is really important, and यस। specifically for all the aspirants preparing, because examinations are unpredictable, but you are predictable, your attempts are predictable. So it's like keep working towards your goal and never give up. Thanks, Zamita. We wish you good health, good luck, and the entire team wish कि आप और आगे जाएं और ऊंचाइयों को छुएं. Thank you.